मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 9वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर अगर आपका दूसरा वीडियो लेक्चर है, टॉपिक आपका दे रखा है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। तो काफ़ी चीज़ों में आपने देखा पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस होता है, काफ़ी चीज़ों को आपने एक एक को विस्तार से स्टडी किया था। अब इस पार्ट पर आते हैं, थोड़ा बहुत मटेरियल आपको ऑब्जर्व करवाना है। 2-3 वीडियो लेक्चर का मैटर है जिसको आप ऑब्जर्व करके इस पार्ट फिनिशिंग करोगे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम परसेंट आपके एग्जाम में 99% पर्यावरण प्रदूषण पर बनने के चांसेस रहते हैं। कभी कभार आपको कृषि रसायन पे भी दे देते हैं या ऑब्जेक्टिव में आधा पोर्शन इसका और आधा पोर्शन इसका भी आपको बजट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका किस प्रकार से इफेक्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं, उनमें कृषि रसायनों में क्या भूमिका होती है, उसको अपन स्टडी करने आज जा रहे हैं। देखिए, कृषि रसायन द्वारा जल, मृदा, वायु आदि प्रकार में भी प्रदूषण देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कृषि रसायन दिनों दिन इनका उपयोग बढ़ते जा रहे हैं और इसका उपयोग दिनों दिन इतना मात्रा में जितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट को कवर करने के लिए इनका प्रयोग नेसेसरी बढ़ते जा रहा है और इसकी वजह से इसके कई प्रकार के हानिकारक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जनरली उसके बारे में अपने स्टडी कर रहे हैं। देखिए, कृषि में विषैले रसायन, कृषि में कई प्रकार के ऐसे विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो आपके सामने मैटर देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, अलग अलग की अलग अलग गुणवत्ता होती है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कि कृषि में विषैले कृषि रसायन जैसे शाकनाशी, विभिन्न प्रकार के कीटनाशी, मूषकनाशी, अलग अलग प्रकार के रसायनों का अपन प्रयोग करते हैं क्योंकि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के रसायन काम में आते हैं। तो अपन देखते हैं का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आवश्यकता के अनुकूल उसका प्रयोग कर रहे हैं तब तक उसका कोई इफेक्ट नहीं, परंतु आवश्यकता से अधिक मात्रा में उसका प्रयोग करने पर कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन रसायनों के प्रयोग से खरपतवार, कीटनाशक रोग तो नियंत्रित हो जाते हैं, परंतु इन जहरीले रसायन द्वारा मृदा के भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा जैविक क्रियाशीलता डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड होती हुई पाई जाती है। देख रहे हैं आप, कई प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग करने से इन पे मृदा की उर्वरक क्षमता डायरेक्ट क्या होती है, डिक्रीज होती हुई पाई गई है। किसानों को इन रसायनों को प्रयोग की सही जानकारी नहीं होने के कारण से आज भूमि बंजर बनती जा रही है और जितनी आपको किसान आवश्यकता से अधिक मात्रा में उनका प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पता नहीं कितने मात्रा, कितने कौन से क्वांटिटी कितना कंपाउंड डालना है, तो काफ़ी चीज़ों का उनको नॉलेज नहीं होता है। उसकी वजह से उसको कई प्रकार से हानियाँ देखने को मिलती है। किसानों को इन रसायनों को प्रयोग की सही जानकारी नहीं होने की वजह से आज भूमि बंजर बनती जा रही है। खेती में प्रयोग हो रहे कृषि रसायनों का आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग होने से कई प्रकार की भूमि में दोष उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे भूमि के जल, सतही जल, मृदा, जीव जंतुओं और पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। कई प्रकार से ऐसे इफेक्ट हो जाते हैं जिनका अलग अलग हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इसमें प्रमुख कृषि रसायन दे रखे हैं। मुख्यतः 2 प्रकार से इन रसायन द्वारा प्रदूषण होता है। एक तो उर्वरकों द्वारा प्रदूषण भी होता है और एक कई प्रकार के कीटनाशक होते हैं, नाशी या कई प्रकार के ऐसे कीटनाशी है, पादप उसमें से गए खरपतवार नाशी है, अलग अलग प्रकार नाशी रसायन होते हैं, उनके द्वारा भी प्रदूषण होता है। जनरली अपन देखते हैं, पहला प्रश्न दे रखा है आपके किसके बारे में, रासायनिक उर्वरकों द्वारा प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में। वर्तमान समय की बात करें तो उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक अंधाधुंध प्रयोग होता हुआ पाया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट, खाद्यान्न आदि आपूर्ति को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या बढ़ती जा रही और भूमि उत्पादन जितनी मात्रा में हो रहा था उतना ही हो रहा था। तब उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, क्वांटिटी को मान लो बढ़ाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो
उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के कई प्रकार ऐसे केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से भूमि में विभिन्न प्रकार के केमिकल डालने से भूमि तो बंजर हो जाएगी, परंतु आप क्वांटिटी जरूर बढ़ती है, उसका कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से आप देखते हैं भूमि में बार बार आवश्यकता से अधिक मात्रा में अधिक क्वांटिटी में रसायन मिलाने से भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाती है। वैसे की बात दिमाग में रहेगी। आगे देखते हैं कि आजकल इनका प्रयोग उर्वरकों का प्रयोग अंधाधुंध होता जा रहा है। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक होते हैं। NKP, NPK जो आपको शॉर्ट फॉर्म के रूप में कौन कौन से विशेष कोई भी उर्वरक आप सेलेक्ट करोगे उसकी क्वांटिटी देखोगे NPK की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कितनी उसमें क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंग उर्वरक को सिलेक्ट करके मृदा में आप डालते हैं। फसल नाइट्रोजन का उपयोग 20 से 25% तथा फास्फोरस का प्रयोग 5 से 30% तक करते हुए पाए जाते हैं। मतलब फसल इनको बहुत कम मात्रा में महसूस करती है, परंतु व्यक्ति डायरेक्ट इनडायरेक्ट आवश्यकता से अधिक मात्रा में उनको प्रयोग में बार बार डालते रहते हैं, जिससे इसकी क्वांटिटी भूमि में बढ़ जाती है और हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि मृदा में वैसे वैसे पड़े रहते हैं। और इन तत्वों, इन उर्वरकों में कई प्रकार के ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूमि को प्रदूषित करने में काम करते हैं। इसमें भारी तत्व संचयन का मतलब कई प्रकार के ऐसे उर्वरक होते हैं फास्फेट वास्फेट के, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा में भारी तत्वों की मात्रा बढ़ा देते हैं, जो एक विषैला प्रभाव दिखाते हैं और इनकी ज़्यादा मात्रा बढ़ने से मृदा में विषैलापन उत्पन्न हो जाता है, जहरीलेपन की टेंडेंसी देखने को मिलती है। देखिए, भारी तत्व संचयन का मतलब होता है इन उर्वरकों का कुछ भारी तत्व जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, कॉपर, मरकरी, मैग्नीज, निकल, लेड, यूरेनियम, जिंक आदि फास्फोरस वाले उर्वरकों में पाए जाते हैं। इनकी क्वांटिटी सभी उर्वरकों की बात करें तो ये सभी किस में देखने को मिलेंगे, ये ज़्यादातर जितने भी उर्वरक होते हैं वो फास्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं, उनमें इनकी क्वांटिटी देखने को मिलती है। सभी किस में मिलती है, फास्फोरस युक्त उर्वरकों में। फास्फोरस युक्त उर्वरकों में इनकी क्वांटिटी देखने को मिल जाती है और जिसकी वजह से जैसे जैसे इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो मृदा में इसके विषैलेपन प्रभाव देखने को मिलते हैं। दिमाग बात रहेगी जनरल नॉर्मल सा लैंग्वेजिकल पार्ट है, लैंग्वेज के माध्यम से आपको ऑब्डेन प्रोवाइजर मैटर। ये तत्व रॉक फास्फेट में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। रॉक फास्फेट से उर्वरक बनाए जाते हैं, रॉक फास्फेट से ही उर्वरक बनाए जाते हैं। इनमें सीसा और कैडमियम ज़्यादा नुकसानदायक तत्व बताए गए। सीसा और कैडमियम होता है वो बहुत भारी मात्रा में नुकसान करने वाले तत्व होते हैं, सीसा और कैडमियम। सीसा को अपन बोलते हैं लेड, लेड ही सीसा है और कैडमियम CD। तो ये दो तत्व ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इसका हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। ये तत्व पौधों के अवशोषण के पश्चात खाद्य श्रृंखला में मानव तथा पशुओं के शरीर में पहुंच जाती है और इनकी निश्चित मात्रा से अधिक होने पर गुर्दे द्वारा काम न करना, हाथों या मामाशय का कमजोर हो जाना और अति तनाव वाली बीमारियां उत्पन्न करना, कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखते हैं आप ज़्यादातर तत्व फास्फोरस आप देखते हैं रॉक फास्फेट या कोई भी उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, कैडमियम व इसके बजाय लेड की, सीसा की, इनकी क्वांटिटी अधिक मात्रा होती है और इनकी मात्रा इंक्रीज होने से वो फसल में तो काम में आ जाते हैं, जितने जिस टारगेट से आपने काम लिया हो तो आपका काम पूरा हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत इनकी क्वांटिटी इतनी होती है कि उसका प्रभाव मृदा में लंबे समय तक हानिकारक प्रभाव मृदा पूरी मृदा के प्रदूषित कर देंगे, जिसकी वजह से इनकी क्वांटिटी बहुत अधिक होती है और फसल डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो जाएगी, इफेक्टेड होने की संभावना रहती है। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं आप, तो ये क्या होता है, जीव जंतु या मनुष्य को डायरेक्ट इनडायरेक्ट खाद्य पदार्थ मान लो आपने फसल पे डाला था, कभी डाला था, परंतु लंबे समय तक फसल का एक पार्ट बन जाएगा और पार्ट बनने का फसल पे अवशोषित हो जाते हैं और जैसे ही आपने इस प्रकार की फसल को काम में लिया तो उसका हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है और वो आपके शरीर में क्या कहते हैं, कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने की संभावना रहती है, आँख खराब हो जा सकती है या विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो ये तत्व डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के शरीर विद्युत को डायरेक्ट इनडायरेक्ट विकृत करने का कार्य करते हैं। कौन से, भारी तत्व। भारी तत्वों का संचरण किस प्रकार से होता है कि
विभिन्न प्रकार के उर्वरक अपन काम लेते हैं फास्फोरेट, तो ये कुछ मात्रा में फास्फोरेट उर्वरकों में ये तत्व पाए जाते हैं और वो हानिकारक प्रभाव दर्शाने कार्य करते रहते हैं। आगे देखते हैं आप, देखिए रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। अब ये भारी तत्व संश्लेषण के बारे में बताया। अब छोटे छोटे वर्ड आ रहे हैं, उस परिभाषा के रूप में आपके सामने दे रखे छोटे छोटे वर्ड। भारी रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, नाइट्रेट वाले तत्व होते हैं, जल प्रदूषण को किस प्रकार से करते हैं, वायु प्रदूषण को किस प्रकार से करते हैं, भूमि प्रदूषण को किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में संक्षेप में छोटे छोटे वर्ड आपके सामने पेश होते हैं। रेडियोएक्टिव तत्व ये भी फास्फोरस युक्त उर्वरक बताए जा रहे हैं। किस युक्त? फास्फोरस युक्त उर्वरक, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। ये पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषण फैलाते हैं। इन पदार्थों से पर्यावरण प्राणियों में आनुवंशिक कुप्रभाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जीवों में प्रतिरोधक क्षमता कम, जनन क्षमता कम होने लगती है और कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। बालों का झड़ना, हाथ पैरों में जलन, असहमत, बुढ़ापा, तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारियां, कैंसर आदि कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। किससे? रेडियोएक्टिव तत्व। भारी तत्वों से ये भी फास्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं। और दूसरा वर्ड आपके सामने पेश हो रहा है रेडियोएक्टिव पदार्थ। रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव का मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनको खुला छोड़ने पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। क्या कहते हैं? तरंगें उत्पन्न करते हैं। विशेष करके यूरेनियम, थोरियम में, यूरेनियम में ऐसे तत्व होते हैं जो मतलब इनको खुला छोड़ेंगे तो ये विकिरणों को रिड्यूस करते हैं और इनका प्रयोग ज्यादातर कहाँ करते हैं अपन? ज्यादातर इनको विद्युत उत्पादन या बम विस्फोटक पदार्थों के रूप में काम करते हैं। रेडियम, तो ये अलग अलग तत्व होते हैं, प्लूटोनियम, पोलोनियम, बहुत सारे ऐसे तत्व। तो इनका भी प्रयोग ये भी फास्फोरस युक्त उर्वरकों में देखने को मिलते हैं। कौन से उर्वरकों में? फास्फोरस युक्त उर्वरकों में इनकी भी क्वांटिटी देखने को मिलती है और उसकी वजह से ये भी कई प्रकार से ऐसे हानिकारक प्रभाव दर्शाते रहते हैं। तो आप देखते हैं हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, उनका डायरेक्ट इंडायरेक्ट अलग अलग सजीवों पर अलग अलग इफेक्ट होता है और अलग अलग प्रकार से उनका प्रभाव की वजह से सजीव प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं नाइट्रेट युक्त उर्वरक। कई प्रकार के नाइट्रोजन युक्त उर्वरक भी होते हैं जो अलग अलग प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में आपने पढ़ा था एक रोग विशेष प्रकार का होता है ब्लू सिंड्रोम रोग, जो नाइट्रेट द्वारा उत्पन्न होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको मटेरियल अपडेट करवाया। नाइट्रोजन वाले उर्वरक शेष नाइट्रेट जलन में मिलने के बाद में जल प्रदूषण करते हैं। नाइट्रेट युक्त जल के उपयोग से बच्चों में मैथ्यूलिन ब्लू सिंड्रोम रोग, नाइट्रेट की अधिकता, सांद्रता, कैंसर, मानसिक कमजोरी, अति तनाव, शीघ्र मृत्यु इत्यादि होने की संभावना रहती है। नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में अमाशय में कन्वर्ट होने प्रोसेस के रूप में देखी जाती है और अलग रूप में देखो तो उनकी अलग अलग मात्रा होती है और उसका अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। जल प्रदूषण भी होता है। अलग अलग प्रकार के रसायन, कृषि रसायन की बात करें, जल प्रदूषण में भी काम करते हैं, क्योंकि जल में मिलाते हैं तो जल जितना फसल की आवश्यकता होती है इतना तो वो ऑब्जर्व कर लेती है और बाकी जल वैसे उससे पड़ा रहेगा। पानी और शुद्ध पानी के साथ मिला के मिलेगा तो पानी क्या होगा? गंदा होगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण होने की संभावना भी रहती है। उसके बाद में बात करते हैं नाशी रसायन, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, पीड़कनाशक, छिड़कावनाशक अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में। तो ये भी वायु प्रदूषण को भी फैलाते हैं, जल प्रदूषण फैलाते हैं और मृदा प्रदूषण भी इफेक्टेड करते हैं। साथ ही ये नाशी रसायन मृदा में संचय हो जाते हैं। मृदा में क्या हो जाएंगे? स्टोरेज हो जाते हैं, जिससे जल में संचय होने की संभावना थी, खाद्य पदार्थों में संचय हो जाते हैं और मानव जाति पर इसका कुप्रभाव देखने को मिलता है। कई प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं जो मृदा में संचय होने से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मनुष्य में पहुँच जाते हैं और उसका मनुष्य में अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कुछ आपके प्रदूषित जल के स्रोत तथा रोग बता रखे, घुलनशील और अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ जल से संबंधित होते हैं और इससे संबंधित प्रॉब्लम क्या रिलेट हो सकती है? पाचन तंत्र आपका खराब होने की संभावना रहती है। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, वस्त्र या चमड़ा उद्योग आदि से
क्लोराइड की मात्रा निष्कासित अधिक मात्रा में होती है और उससे गुर्दे संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ती है। सल्फाइड है, अलग अलग प्रकार के ऐसे मटेरियल आपको दे रखे और उनका अलग अलग इफेक्ट होगा। कोई श्रम रोग कर रहे, कोई श्वसन संबंधित, कोई फेफड़े संबंधित, उनका अलग अलग होता है और उनका अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जनरली ये टॉपिक था लैंग्वेजिकल बेस पे आपकी। और अब इस पार्ट का आपके एंडिंग टॉपिक रहेगा वो पीड़ित नाशियों का मध्य में स्थायित्व और प्रतीक्षा अवधि क्या है, और 2-3 पॉइंट आपके रहे, इसको अपन व्यवस्थित रूप से स्टडी करके आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। व्यवस्थित रूप से स्टडी करें, समझे, जो भी डाउट होता है उसको 10 समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे, सुरक्षित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।